नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में राज्य और देश में हुई परिवर्तनकारी प्रगति की सराहना की है और एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम सैनी ने प्रमुख विकासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य में तेजी से बदलाव आया है। आज सड़कों का जाल बिछा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और अस्पतालों की क्षमता दुगनी हो गई है। राज्य की प्रगति पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा ने तेज गति से प्रगति की है। इन 10 वर्षों में हर घर में स्वच्छ नल का पानी पहुंचा है। आज कोई भी मां या बहन अपने सिर पर पानी का घड़ा लेकर नहीं दिखती है। मुख्यमंत्री ने लोगों से किए गए वादों को पूरा करने पर भी जोर दिया है और कहा कि हमने 24 घंटे बिजली देने का संकल्प लिया था और जो कि आज हमने गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। विपक्ष की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसकी प्रतिक्रिया दी है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले के दौरान जो स्थिति थी वो अब यहां पर कहीं ना कहीं नॉन स्टॉप की जो वादा किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में सरकार के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए फुल स्टॉप बताया है। उनके अनुसार जो है राज्य में विकास की गति धीमी हो गई है और सरकार केवल कागजों तक ही सीमित रही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अगर पहले जीडीपी की अगर देखा जाए तो उसको आरोप लगाते हुए वर्तमान सरकार कार्यकाल में राज्य पर जीडीपी के मुकाबले 26.3% कर्ज चढ़ चुका है। तो ऐसे में वित्तीय स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे कि विकास क्या तीव्र गति से दिखाई दे रहा है या फिर नॉन स्टॉप का जो दावा सरकार कर रही है और विपक्ष उस पर जवाब देते हुए फुल स्टॉप करार दे रहा है। उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होने के लिए सुनील फोगाट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सुखवीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। विनय यादव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सुनील जी, मैं आपसे डिबेट की शुरुआत करता हूं और आपसे जानने की कोशिश कि जिस तरीके से ये विकास का दावा सरकार कर रही है, इस पर विपक्ष लगातार सवाल निशान खड़े कर रहा है कि विकास जिस तरीके से तीव्र गति से हुआ है या फिर होता नजर आ रहा है, और विपक्ष कह रहा है ये सब जो है जुमला है, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा और नॉन स्टॉप नहीं फुल स्टॉप है। साहब सुनील जी, आपको और सभी दर्शकों को, मेरे पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। और देखिए, जिस प्रकार आपने कहा कि विपक्ष लगातार ये मांग कह रहा है कि धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे अगर कोई नहीं है तो विपक्ष नहीं है, विपक्ष के साथी नहीं है। अगर ये लोग धरातल पे होते तो इस तरह की बचकाना बातें, इस तरह की छोटी बातें ना कहते, वो भी सदन के अंदर खड़े होकर के। क्योंकि अब विपक्ष के अंदर सदन नाम की गरिमा की कोई चीज नहीं बच गई है। जब ये अपने सदन का नेता ही नहीं बना पाते और सदन में भी जो इनके वरिष्ठ नेता वो भी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते पिछले दिनों आपने सुनाई दिए। वो भूपेंद्र हुड्डा सबसे सीनियर इनके नेता है, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, हमारे इतने सीनियर मिनिस्टर हैं नील विज जी, उनको वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि आपको भी नहीं, आपको हम बोलने नहीं देंगे सदन के अंदर। इस तरह की जो ये छोटी भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं। और क्यों नहीं है धरातल पर, अगर धरातल पर ये लोग रहते हो तो इनको पता लग जाए कि पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख हमने करने का काम किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का काम किया है। हैप्पी जर्नी योजना जो हमारी सरकार ने लागू की दिसंबर 2023 से अब तक 11 लाख से ज्यादा लोग उसमें यात्रा फ्री में कर चुके हैं बसों में। श्रमिकों को 1 लाख कन्यादान राशि दी जा रही है, जो पहले 31,000 रुपए तक थी इनकी सरकार में। ये जमीनी काम नहीं है तो क्यों नहीं है? चाहे हमारे अन्नदाता को आप देखिए, अगर वो उसको एक पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको बचाने के प्रयास जो सरकार कर सकती है वो कर रही है, लेकिन किसान को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए वो हमारी सरकार ने राशन डाला। इनकी सरकार में जो मैंने बताया, एक भी योजना इस तरह की हो तो वो बताए, एक भी योजना इस तरह की आम जनमानस से डायरेक्ट जुड़ी। और हमारी, मैं ये भी बताना चाहूंगा सौरभ जी, हमारी जो भी योजनाएं हैं
वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो कांग्रेस सरकार की तरह बिचौलियों का काम नहीं है, हमारी सरकार ने खत्म कर दिया कि बिचौलियों के चक्कर काटेगी आम जनता, और जब उनका जाके भला हो गया, कांग्रेस नेताओं के पीछे जनता घूमेगी, जब जाके उनका काम होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए, जब ग्रेफ 4 लगा, मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें इन लोगों को छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन हरियाणा के जनमानस को आप देखिए कितनी ज्यादा सुविधा होती है। ग्रेफ 4 लगा, एनजीटी ने ग्रेफ 4 लगाया प्रदूषण की वजह से। उसमें किसान, हमारे मजदूर वर्ग कितना प्रभावित हुआ। फैक्ट्रियां बंद हो गई, उद्योग बंद हो गए, निर्माण के कार्य बंद हो गए, मजदूर घर पे बैठ गए। हमारी सरकार ने सौकर संज्ञान लिया, किसी ने ना तो किसी विपक्ष के साथी ने आवाज उठाई, ना किसी मजदूर ने आकर के ये मांग करी। लेकिन हमारी सरकार ने ग्रेफ 4 जब लागू हुआ तो उसमें 265 करोड़ रुपए, जो प्रभावित मजदूर थे उस समय के, जो हमारे कामगार थे, 265 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट डालने का काम किया। ये लोग बताएं, क्या इनके समय में कोई ऐसी योजना थी? इन लोगों को ये योजनाएं नहीं लगती। इनको योजनाएं लगती है कि जब तक बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केस ना आए, हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले उजागर ना हो, क्योंकि ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है। इन लोगों ने इसी प्रकार के काम किए, ये उन कामों के साथ संतुष्ट रहते हैं। बड़ी बड़ी बात, आज हरियाणा का कोई भी जिला मुझे बताइए, अगर नेशनल हाईवे से अछूता हो तो, अगर देश के अंदर किसी प्रदेश से सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे, नेशनल एक्सप्रेस वे अगर निकलते हैं तो वो हरियाणा प्रदेश है। आप सड़कों की बात की है, इन्होंने कहा एजुकेशन को लेकर के, आज माननीय गीता भुक्कल जी वहां सदन में जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे आप देखिए कि जो बगैर बिना पर्ची खर्ची के 1,75,000 नौकरियां हमारी सरकार ने दी है, नॉन स्टॉप हरियाणा सरकार ने दी है, पक्की सरकारी नौकरियां दी है। गीता भुक्कल की बेटी भी उसी क्राइटेरिया के तहत सिलेक्ट हुई। कांग्रेस की सरकार में किसी का मजाल नहीं होता था कि कोई दूसरी पार्टी के नेता का बच्चा लग जाए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और उसके परिवार के ही लोग खत्म नहीं हुए सरकारी नौकरियां लगने के लिए। और बड़ी बेशर्मी के साथ भूपेंद्र हुड्डा मीडिया कर्मियों को कहते हैं कि मेरे और मेरी पत्नी के परिवार से कोई भी नहीं लगा। तो जो ये इनके परिवार से इंस्पेक्टर भर्ती का जो अभी ये मामला चल रहा है, उसमें उनका भतीजा नहीं है क्या? वो बताएं हमें, उनका भतीजा नहीं है तो। और वो भी बताएं कि चाहे रोहतक में एमडीओ में उनके जो सगे भतीजे, उनकी पुत्रवधू नहीं लगी हुई है क्या नौकरी पे? क्या और कोई योजना नहीं था इस पूरे हरियाणा में, रोहतक में कहीं पर भी योजना नहीं था? इनके परिवार से कम से कम आधा दर्जन डायरेक्ट इनके परिवार से सरकारी नौकरी, बड़े बड़े पदों पर लोग लगे हुए हैं। और भूपेंद्र हुड्डा बड़ी बेशर्मी के साथ वहां बैठ करके मीडिया के सामने हरियाणा की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। सारे हरियाणा का सामाजिक ताना बाना इन्होंने बिगाड़ के रख दिया अपनी और अपने बेटे की राजनीति को चमकाने के लिए। और विशेष तौर से क्योंकि मैं उस समाज से आता हूं, जाट समाज को पूरे भाईचारे से काट के रख दिया। सिर्फ और सिर्फ इतना इन्होंने छल कपट की राजनीति करी, हमारे समाज को अन्य समाजों से अलग करने का काम किया। और आज ये लोग बड़ी बेशर्मी के साथ वहां खड़ा होकर के, जो सरकार पिछले 11 साल से नॉन स्टॉप विकास के काम कर रही है, उसके ऊपर खड़े होकर के लालचन लगा रहे हैं। बोलने के लिए कुछ होता नहीं, और वहां पर बैठ करके हर जो भी इनकी बात को काटता है, जो भी ये गलत बोलते हैं, हमारा माननीय सदस्य जो भी इनकी बात को काटता है, तो उसको कहते हैं तू बैठ जा, मैं तेरे से सीनियर हूँ। ये कहाँ की भाषा हुई? ये कहाँ की भाषा? सीनियर जूनियर क्या होता है? सुनील जी, सुखबीर जी इसका जवाब देंगे। मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है, एग्रेसिव मोड में आपका बनना लाजमी है, लेकिन जो है देखते हैं सुखबीर जी, चूंकि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, कांग्रेस आपकी लगातार जो है सवाल निशान खड़े कर रही है, नॉन स्टॉप वर्सेस फुल स्टॉप पर ये लड़ाई आ गई है। अब जो है कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं विकास की बयार बढ़ रही, जो है बह रही है, तीव्र गति से बह रही है, आपको विकास ही नहीं दिखाई दे रहा है। जी आवाज आ रही है गौरव? सुखबीर जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी। जिस प्रकार से अब आज आपकी डिबेट का विषय है, हाँ, विकास या विनाश, फुल स्टॉप या नॉन स्टॉप। अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ी लंबी चौड़ी बात करी। मैं सिर्फ 10 वर्ष में आंकड़ों पर आधारित कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूंगा। आपके हरियाणा प्रदेश के दर्शक ये तय कर लेंगे कि इस प्रदेश का इस 10 वर्ष के कुशासन में विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। सर्वप्रथम बात करूंगा 10 वर्ष के कुशासन में। सरकारी आंकड़े हैं,
70 से 75% प्रदेश की आबादी गरीबी की रेखा के नीचे चली गई और मात्र 5 किलो अनाज पर इन्होंने आश्रित कर दिया। गरीबी की रेखा का ये आंकड़ा ये भी बताता है कि प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी है। और उसके प्रमाण बता दूं आपको, युवाओं को युद्धग्रस्त देश इजराइल में भेजना, धमकी के रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे जो देश हैं उनमें जान हथेली पे रख के प्रवेश करना, और विगत की सरकार में जिस प्रकार से 75% का जो जुमला दिया गया निजी क्षेत्र में आरक्षण का, किस प्रकार से वो न्यायालय में रद्द हुआ, और स्थायी की जगह अस्थायी एच के आरएन में नौकरियां देना, और अभी विगत दिनों 5000 एच के आरएन के कर्मचारियों को इस सरकार ने हटाया है। और कौशल विकास का बड़ा ढिंडोरा विगत के 10 वर्षों में जो पीट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में कौशल विकास के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और धन शोधन हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और जिस प्रकार से नशे का विषय पूरे प्रदेश में, और आज भी समाचार है सरसा में 25 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई, ये तो मात्र एक उदाहरण है। कितने अरबों का कारोबार इनकी सरकार की विफलता में या इनकी संरक्षण में नशे का इस प्रदेश में हो रहा है। शिक्षा की भी बात कर रहे थे, स्कूल बनाना तो दूर, कितने ही हजारों स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, और बोर्ड और मुख्य द्वार पे रंग पेंट करके किस प्रकार से संस्कृति स्कूलों की विषय बना रहे हैं। इसके अलावा आऊंगा सुनील जी, मैं जो आपके पास स्कूलों के वर्तमान भवन है, इस 10 वर्ष में अनेक भवन जिस प्रकार से सुरक्षित हुए हैं। इसके अलावा अपने चहेतों को फायदा देने के लिए निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जिस तरह से उनको एक सरकार से फंड देने की इनकी योजना है, वो आपके सामने स्वास्थ्य की बात कर रहे थे अभी हमारे साथी। देखिए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है गुड़गांव सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा राजस्व इस प्रदेश को देता है। वहां का अस्पताल पिछले 10 वर्ष से ईंट नहीं लगी, और उसको तोड़ के किस प्रकार से पार्किंग बनाई हुई है। ये वैश्विक शहर गुरुग्राम की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा जो सड़कें हैं, सड़कों की भी अभी बात कर रहे थे हमारे साथी। प्रदेश की आंतरिक सड़कें जर्जर और जानलेवा हैं, प्रदेश की जनता भुक्तभोगी है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले 6 महीने में सारी सड़कें ठीक करेंगे, हम आशा करेंगे कि वो ठीक करेंगे। और बिजली का विषय जहां तक मैं बताऊं, 10 वर्षों में एक भी संयंत्र इन्होंने नहीं लगाया, और कॉरपोरेट घरानों से महंगी बिजली खरीद के इस प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से लूट निरंतर जारी है। अभी बजट में ही जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5870 गांवों में ये योजना है। हालांकि कहने को 24 घंटे है, लेकिन 16-17 घंटे से ज्यादा वहां बिजली नहीं आती, और 20% के आसपास 1376 गांवों में आज भी विगत का जो ढंढोरा पीटा जा रहा है, वो आज भी उस सुविधाओं से महरूम है। इसके अलावा बात करें कृषि की, 24 फसलों का बड़ा ढंढोरा पीट रहे हैं। अरे जो फसलें हमारे प्रदेश में होती नहीं, वो भी 24 में गिन दी इन्होंने। और 10 वर्षों से रिकॉर्ड की बात है, जब जब यूरिया और डीएपी की जरूरत पड़ी है किसान को, निरंतर कालाबाजारी रही है और उसकी कमी रही है। इसके अलावा कृषि उपकरणों में इस प्रदेश में जिस प्रकार से जीएसटी लग रही है, वो सबको ये सारा प्रदेश का किसान उसका भुक्तभोगी है। महिला सुरक्षा की बात कर लें, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्कूलों में बालिका सुरक्षित नहीं और राह में चलती महिला सुरक्षित नहीं। परिवार पहचान पत्र विगत के 4 वर्षों में परिवार पहचान पत्र जिस प्रकार से परेशानी पत्र बना हुआ है, और आज भी त्रुटियां ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी में जो निरंतर लूट है, जो जिस कंपनी ने सर्वेक्षण किया 90% से ज्यादा त्रुटियां, और उनको ठीक करने के लिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, वो सारा का सारा इस प्रदेश का शहरी इस बात का भुक्तभोगी है। पंचायती राज और स्थानीय निकाय की बात करूं, 10 वर्ष के इनके शासन में 4 वर्ष से ज्यादा पंचायती राज का नहीं रहना प्रदेश में, और इसके अलावा अनेक स्थानीय निकाय जो वार्डों में स्थानीय निकाय का आरक्षण था, वो इन्होंने समाप्त किया,
और अनेक स्थानीय निकाय के चुनाव 3 से 8 वर्ष के बीच की देरी के हुए हैं। इसमें फरीदाबाद और अंबाला छावनी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसके अलावा बजट की बात कर ले, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है। 2,05,017 करोड़ के बजट अनुमानों में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कटौती करना बजट की विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और समस्त प्रदेश में जिस प्रकार से अवैध कॉलोनियों का विकास इनके संरक्षण में हो रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं 2 लाइन अदम गोंडवी साहब की कह के अपनी बात को विराम दूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। उधर जमहूरियत के ढोल पीटे जा रहे हैं, इधर पर्दे के पीछे बरबई है नवाबी लगी है होड़ सिरे को अमीरी और गरीबी में। ये पूंजीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी नेक चांदी की, तुम्हारे जान सोने के यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रिकाबी है। ये लाइनें पूरी तरह से हरियाणा सरकार के विफल 10 साल के कुशासन पर सटीक और चरितार्थ होती है। चलिए ठीक है, आ रहा हूँ सुनील जी, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं विनय जी को भी दे देता हूँ, समय जो है काफी क्योंकि कम है। विनय जी क्या कहना चाहेंगे, जो तीव्र गति से जो विकास की बयार बह रही है, सिर्फ विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। पॉजिटिव वे में अगर वो चलना नहीं चाह रहे हैं, पॉजिटिव गियर नहीं ले पा रहे हैं, नेगेटिव गियर लेके जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि सुनील जी कह रहे हैं लगातार जो है योजनाओं का लाभ जो है इस सरकार में सीधा लाभार्थी के खाते तक पहुंच रहा है, बीच में बिचौलिया नहीं है, रोड अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तमाम सारा बजट ला दिया और इतने सारे अनगिनत उन्होंने पॉइंट गिनाए। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने जो है सुखवीर जी ने भी इस जवाब दिया है, वो सुनील जी अभी जवाब देंगे। विनय जी क्या कह रहे हैं आप कि किस तरीके से क्या विकास तीव्र गति से नहीं हो रहा है पिछले 10 सालों में? आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए पिछले 10 सालों में जो बात ही कर रहे हैं, देखिए मुझे जो शक जो होता है ना, वो खुद भाजपा ने ही पैदा किया है, उनकी सरकार ने ही पैदा किया है। कैसे पैदा किया है? देखिए अभी मनोहर लाल खट्टर साहब सुर्खियों में, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, अब उनको भाजपा का अध्यक्ष भी शायद बनाने जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो जी इनको सुनील जी को शायद आवाज नहीं आ रही है, आप देखिए। तो देखिए, तो जब वो इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे मुख्यमंत्री थे 10 साल से, देखिए जो नायब सैनी 2.0 है, ठीक है, उसे तो अभी लगभग 6 महीने हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब जो ये विकास की तीव्र गति है, देखिए जब स्टार्ट होता है इंजन, तो पहले वो धीरे धीरे पहला, दूसरा, तीसरा गियर, चौथा गियर, फिर वो टॉप गियर में जाती है, फिर वो रफ्तार पकड़ती है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि नायब सैनी साहब ने आके इसको रफ्तार दे दी, खट्टर साहब ने रफ्तार दी होगी ना। तो मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि अगर ऐसी बात थी तो खट्टर साहब को इन्होंने पिछले चुनाव से ठीक पहले क्यों बदला? भाई वो तो अच्छा काम कर रहे थे ना, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वही मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहते, क्योंकि उनके पास एक विजन था, उनको पता था वो क्या करने वाले हैं, हरियाणा को कहां ले जाने वाले हैं, तो देखिए कप्तान बदलना ठीक नहीं होता है। अगर टीम जीत रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो अक्सर ऐसा होता है कि कप्तान और टीम दोनों को रिपीट किया जाता है। तो देखिए इन्होंने कप्तान बदल दिया, पूरी कैबिनेट में भी काफी इन्होंने उथल पुथल कर दिया, पूरी टीम बदल दी। तो इसलिए तो ये कहते हैं कि जो विकास की बात चल रही है, वो मुझे उसमें शक होता है। तो प्लेइंग 11 में नए खिलाड़ियों को मौका मिलता रहता है ना साहब? नहीं, देखिए नए खिलाड़ियों का मौका मिलता है, लेकिन अगर खिलाड़ी फिट हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप सारी टीम बदल दोगे क्या और कप्तान बदल दोगे क्या? और वो कप्तान अभी भी खेल रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं उसने संन्यास ले लिया। अगर संन्यास ले लिया होता तो मान लेता, नए को मौका दे दिया। वो खिलाड़ी अभी भी खेल रहा है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा है भाई। चलिए दूसरी बात, हाँ विकास किया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ विकास नहीं किया, मैं कह रहा हूँ विकास किया है। लेकिन जैसे तंवर साहब ने कहा कि 70% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, 5 किलो राशन पर गुजर बसर कर रहे हैं। वो इस सड़कों का जाल जो बिछाया है ना, पहली बात तो बिछाया नहीं है, फिर चलो मान लेते हैं भाई विकास किया है, सड़कों का जाल बिछाया है बहुत तीव्र गति से, तो उन 30% लोगों के लिए किया है ना, फिर उनमें से चंद उद्योगपतियों के लिए किया है। ये मोदी जी का नाम हमेशा लेते हैं, मोदी जी अपने उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं भाई साहब। तो जो 70% लोग हैं उनको क्या चाहिए?
उनको अच्छी शिक्षा चाहिए। आप उनको जीवन भर 5 किलो राशन देते रहिए, वो गरीब रहेंगे हमेशा, वो कभी गरीबी से बाहर नहीं आ पाएंगे 5 किलो राशन से। आप उनके बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे दीजिए, फ्री शिक्षा दे दीजिए, वो गरीबी से बाहर आ जाएंगे, उनको 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी जब उनके बच्चे सफल हो जाएंगे। उनको क्या चाहिए? उनको स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। आप आयुष्मान कार्ड का झुंझुना आप दे देते हैं भाई साहब, उसके लिए उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। अरे आप सीधा इलाज फ्री कीजिए ना, और फ्री भी कीजिए, दूसरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए। भाई साहब ने उदाहरण दिया गुड़गांव का, मैं फरीदाबाद का उदाहरण देता हूं। सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला फरीदाबाद है, शहर फरीदाबाद है, उसमें एक अस्पताल है, वो इतना पुराना है, कोई नया अस्पताल नहीं बना है, और उसमें बुरा हाल है, ना उसमें डॉक्टर है, ना उसमें जांच के लिए। ठीक है, देखिए उसके बाद बिजली की बात करें, मैं मोटा मोटा मूलभूत उनकी बात कर रहा हूं, बिजली की बात कर लेते हैं। भाई साहब बिजली कितनी महंगी है, आप वो लगा लीजिए। दूसरा, अगर किसी किसान को जो 2 एकड़ का किसान है, उसको अगर ट्रांसफार्मर लगाना है, बिजली का कनेक्शन चाहिए, उसे कई लाख रुपए देने पड़ते हैं भाई साहब। और तो और मोटर भी सरकार से खरीदनी पड़ती है। अगर उसकी पुरानी अपनी मोटर है ना, तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। सरकार कहती है आप इतने हॉर्स पावर की ये मोटर लगाइए, अब आप लगा लीजिए। डीएपी खाद नहीं मिलता, किसान परेशान है। और दूसरा देखिए, एक और आप समझिए, 5 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए, समय थोड़ा सा कम है। खत्म कर रहा हूं बस, ठीक है भाई साहब। ये विकास कर रहे हैं, अरे क्या वादे इन्होंने पूरे किए हैं। पहले कहते थे हर घर को सबको मकान देंगे 2022 का, अब कह रहे 2047 में देंगे। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी था, मोदी जी ने वादा किया था। ये बार बार मोदी जी की बात करते हैं ना, विकसित भारत में मोदी जी की बात कर रहा हूं। उन्होंने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पहले फेज में 20 बनाएंगे। हमने फरीदाबाद था, स्मार्ट सिटी बन गया क्या भाई साहब? बुलेट ट्रेन आ गई क्या? बताना। इतने वादे जो इन्होंने किए, 21 वादे में काम किया। और मैं एक आखिरी बात आपको बताता हूं, जो इन्होंने कहा ना, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। मैं आपको याद दिलाता हूं, ये कहते हैं कि भाई संसद में नहीं बोलने देते, कि भाई संसद में देखिए कैसा आचरण है इनका। अरे आप देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, नेहरू को गाली देते हैं, वो कैसा आचरण है भाई? देश का गृहमंत्री झूठ बोलता संसद में खड़ा होकर, वो महापुरुषों को गाली देते हैं। सुनील 5 कमेंट में सिर्फ आपसे लेना चाहूंगा, समय सीमित है, इसलिए सुनील जी मुझे खत्म करने में बाद में टाइम मत देना आप। ठीक है, आपको याद दिलाता हूं 2014 में जीते के बाद प्रधानमंत्री हरियाणा में आए थे, और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। रैली में मोदी के नारे लग रहे थे, हुड्डा साहब को बोलने नहीं दिया गया। लोकतंत्र में चुने हुए मुख्यमंत्री को नहीं बोलने दिया गया। तो आप क्या चाहते हैं संसद में आपके साथ कैसा व्यवहार हो? जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए ठीक है, विनय जी हो गया। सुनील जी फाइनल कमेंट सिर्फ मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, कि क्योंकि सुखबीर तंवर जी ने भी सवाल उठाया और विनय यादव जी ने भी। सुनील जी आपके पास क्या जवाब है इसका? जी देखिए, जिस प्रकार से मेरे साथी यहाँ बैठ के एग्रेसिव हो रहे हैं, अगर इसी एग्रेसिवनेस के साथ इनके नेता बजट से पहले कुछ सुझाव दें या सदन के अंदर कुछ सकारात्मक बातें करें, तो हो सकता है कि कुछ भला हो जाए आम जनता का। अब ये इतने निकम्मे लोग हो गए हैं विपक्ष के, चाहे इनके नेता हो, प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता हो, कुछ भी हो, दिमाग नहीं लगाएंगे। अरे भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के समय में 1,20,000 रुपए का क्राइटेरिया था अमीरी गरीबी का। सालाना जिसकी 1,20,000 रुपए इनकम होगी उसको 1,20,000 से ऊपर अमीर माना जाता था हरियाणा में। हमारी सरकार ने उसको 1,80,000 तक 3 लाख रुपए तक उस क्राइटेरिया को लेकर के गए। अगर नहीं लेकर के गए हो तो ये बताए मेरे साथी यहाँ पे। अब ये बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। 50% से ज्यादा 1,000 के लगभग एमबीबीएस की सीटें थी 2014-15 में। हमारी सरकार में 2100 से ज्यादा सीटें हुई, और इनको हमारे इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 2400 से ज्यादा ये सीटें लेकर के जाएंगे। क्या बात करते हैं? इनके समय में जब इनकी सरकार थी, तो जो युवा डीसी रेट पर लगते थे, कॉमन सी बात थी कि डीसी रेट पर लगते थे एमएलए और मंत्री की पर्ची से, उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। उसमें भी 1,50,000 रुपए लेकर के उसमें डीसी रेट पे लगाए जाते थे, जिसका ना ईएसआई मिलता था ना पीएफ मिलता था। जब ईएसआई पीएफ मिलने का टाइम आता था तो ठेकेदार वो पैसे लेकर के भाग जाता था। एफकेआरएम के थ्रू हमारी सरकार ने निर्धारित किया कि एक मिनिमम वेज जो पूरे हरियाणा में 16,000 से कम किसी की कोई तनख्वाह नहीं होगी, एफकेआरएम के तहत उसमें अलग अलग स्लैब बनाए गए। और फिर से वही बात की, वो जो तनख्वाह होगी उसके बेनिफिट होंगे, डायरेक्ट उसके अकाउंट में आएंगे। किसी बिचौलिए की या किसी नेता का फोन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार कोई लग गया तो। और वो अपने आप सिलेक्शन का क्राइटेरिया 1,20,000 से ज्यादा जो अनुबंधित गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गई है प्रदेश की जनता। 58 साल की उम्र तक उनकी सेवा की सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार ने दी।
कैसे बेशरम निर्लज लोग हैं यहाँ बैठ करके झूठ पे झूठ इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है झूठ बोलने की कि अब इनको और इनके नेताओं को झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आती। चलिए ठीक है, ठीक है, समय मुझे इससे ज्यादा बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा। माफी के साथ आप तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा, और सुनील फोगाट जी, सुखबीर तंवर जी और विनय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अब बजट सत्र के दौरान जो है प्रदेश में एक अलग तरीके की राजनीति जो है अलग मूड में दिखाई दे रही है। विपक्ष लगातार जो है सवाल निशान खड़े करता हुआ सत्ता पक्ष के विकास के दावों पर कर रहा है, प्रश्न चिन्ह यहां पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से सीएम सैनी ने 10 साल का जो खाका गिनाया कि किस तरीके से जो है सरकार ने विकास किया, उस विकास पर कहीं न कहीं फुल नॉन स्टॉप वर्सेस फुल स्टॉप की बयार दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी इस पर जो है किस तरीके की प्रतिक्रियाएं अब सामने और निकल कर आएंगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।